हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री के 3rd चैप्टर को। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे कि कैसे आरंभिक नगरों का उदय जो है वो हुआ था, है ना। हड़प्पा सभ्यता के रूप में कैसे आरंभिक नगर अस्तित्व में आए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका काल क्या था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का उदय कब हुआ? लगभग 4700 साल पहले, यानी वर्तमान से 4700 साल पहले का मतलब है कि अभी 2024 चल रही है ना। तो 2024 के अनुसार अगर हम देखें तो 2000 साल अगर पहले हम चले जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के समय चले गए और ईसा मसीह के जन्म से ठीक 2700 साल पहले के आसपास इस सभ्यता का उदय हुआ था। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकतर अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से। ऐसे इसके अवशेष आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से भी मिले हैं, है ना, जो कि इसका सबसे पूर्वी छोर है। सुतकांगे डोर से मिले हैं जो मकरान के तट पर है, बिल्कुल पश्चिमी छोर है। उत्तरी छोर जो है वो मांदा में मिला है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी छोर जो है वो दायमाबाद में मिला है, जो कि महाराष्ट्र में है ना। तो इसका अगर सीमा निर्धारण करें उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर में मांदा, यहाँ पर मांदा है ना, यहाँ पर आलमगीरपुर है, यहाँ पर दायमाबाद, और इस यानी कि उत्तरी सीमा में हमारा क्या मिल जाएगा? तो सुतकांगे डोर है। ठीक है, नेक्स्ट है इन अवशेषों में क्या क्या मिले हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले हैं वो हम देखते हैं। मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, है ना, यानी कि मृद भांड, मिट्टी के बर्तन को हम कहते हैं मृद भांड, है ना। बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं तो वो लाल रंग के थे, है ना, जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। और क्या मिले? पत्थर के बाट यानी कि बटखरे, मुहरें मिली है ना, जो एक तरह से मुहर लगाने के लिए होती थी वो। ठीक है, मनके मिली है, यानी कि मोतियों की जो माला होती है वो मिले हैं। तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं, है ना। अगला पॉइंट है हड़प्पा नगर जो है उनको ज़्यादातर 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक भाग पश्चिमी भाग जो छोटा था, है ना। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा, परंतु ऊंचाई पर बना हुआ, यानी एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ था, जिस भाग को हम दुर्ग कहते थे, है ना, नगर दुर्ग के नाम से जानते थे। पश्चिमी भाग को हम क्या कहते थे? नगर दुर्ग, है ना, जो थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ था। जबकि पूर्वी भाग जो है वो थोड़ा सा निचले हिस्से में बना हुआ था, जिसे हम निचला नगर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, निकला नहीं, ये हो जाएगा निचला नगर, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? निचला नगर के नाम से जानते थे। अगला है घर बनाने के लिए पकी ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में। ध्यान रखना है कि नगर दुर्ग की बात कर रहा है, निचले नगर की बात नहीं कर रहा है ना। हम लोगों ने पढ़ा कि इसको 2 भाग में बांटा जाता था, एक पश्चिमी भाग जिसको नगर दुर्ग कहते हैं और पूर्वी भाग जिसको हम क्या कहते हैं? निचला नगर कहते हैं। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग में यानी पश्चिमी नगर में, है ना, सॉरी, पश्चिमी भाग में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? महास्नानागार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है तालाब को बनाने में किस चीज का प्रयोग किया गया? पकी ईंट का प्रयोग किया गया और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, यानी ईंटों को जोड़ने के लिए प्लास्टर का प्रयोग भी किया गया था। प्लास्टर का प्रयोग, प्लास्टर कैसे बनाते थे? तो मूंग दाल वगैरह या जो चूना वगैरह होता था उनसे बनाया जाता था। नेक्स्ट हमारा है पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या लगा देते थे? चारकोल की परत चढ़ा देते थे, ना। पानी का रिसाव यानी कि तालाब जिनको जो है जिसको कि ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था, उसमें से पानी रिसे ना, बाहर ना निकले, है ना, रिस कर उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या लगा दिया गया? चारकोल की परत, है ना। चारकोल क्या होता है? लकड़ी का जो कोयला होता है उसकी परत चढ़ाई गई थी, यानी कोयले को पेस्ट करके उसकी परत चढ़ा दी गई होगी, है ना। नेक्स्ट है उतरने के लिए महास्नानागार के 2 तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, यानी महास्नानागार में उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है और इसके चारों तरफ कमरे थे, जो कि नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। अगला है महास्नानागार में पानी भरने के लिए कुएं की व्यवस्था भी की गई थी, यानी महास्नानागार में पानी भरने के लिए कुएं की व्यवस्था की गई थी, उसी से उसमें पानी
भरा जाता था। और एक बार जब महास्नानागार का उपयोग होता था सार्वजनिक स्नान करने के लिए, तो उसके बाद महास्नानागार को खाली कर दिया जाता था। नेक्स्ट है कि इसमें विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, है ना। सभी लोगों के लिए नहीं, पर ऐसा शायद संभवतः अनुमान लगाया गया है कि जो नागरिक होते थे उन्हीं को विशेष अवसरों पर स्नान इसमें करना होता था। साथ में उसके उनके साथ, यानी कि उनके लिए विशेष आयोजन होता था, पर साथ में अन्य लोग भी, चूंकि काफी सारे कमरे हैं और काफी बड़ा स्नानागार है, तो शायद दूसरे लोग भी इसमें स्नान करते होंगे। लेकिन मेनली जो है पुजारी जो है इनमें एक तरह से अनुष्ठानिक रूप में, है ना, अनुष्ठान करते हुए इसमें स्नान करते होंगे। शायद वहाँ का सबसे बड़ा पर्व जो है या उत्सव जो है वो महास्नान होता होगा, है ना, जिसको द ग्रेट बाथ के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड का प्रयोग कब होता है? जब हम लोग यज्ञ या दूसरे प्रयोजन करते हैं तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल है कहां पर? गुजरात में। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, और लोथल जो है वो एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है बड़े बड़े भंडार गृह के साक्ष्य। भंडार गृह मतलब जहां अनाजों को रखा जाता था, इनके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से मिले हैं ना, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सब कि बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ से मिले, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल दिया जा सकता है, और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो इनमें से नहीं वाला ऑप्शन होगा, तो है ना, उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि बड़े बड़े भंडार गृह जो है कहाँ पे नहीं पाए गए या कहाँ पाए गए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि नगरों के जो घर होते थे वो या तो एक मंजिल वाले होते थे या फिर 2 मंजिला भी होते थे। घर जो है उसके आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, है ना। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में खुला आंगन होता था, और ज्यादातर जो घर थे उनमें स्नानागार यानी कि स्नान घर जरूर होता था, है ना। ज्यादातर में, कुछ में नहीं भी पाए गए हैं, और कुछ तो ऐसे भी घर होते थे जिनमें कुएं भी मिलते थे। जनरली कुओं को प्रायः बाहर ही बनाया जाता था ताकि कोई भी राहगीर यानी बाहर से गुजरने वाला व्यक्ति भी आसानी से पानी पी सकता था, है ना। तो सभी घरों में कुएं के साक्ष्य नहीं है, कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। नालियों की व्यवस्था कैसी थी? ढके हुए नाली की व्यवस्था थी, यानी नालियों को बनाने के बाद उनको ढक दिया गया था। नालियों को बिल्कुल सीधी लाइनों में बनाया गया था, और साथ में नालियों में हल्की सी ढलान भी होती थी ताकि आसानी से नाली का पानी जो है वो बहकर निकल जाए, है ना, थोड़ी सी ढलान होती थी। नेक्स्ट है घरों की जो नालियां होती थी उसको सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों की नालियां होती थी उनको किससे जोड़ा जाता था? तो सड़क की नालियों से जोड़ दिया गया था ताकि घर का पानी आसानी से सड़क की नालियों में चला जाए। नेक्स्ट है नालों में जगह जगह मेन होल बने हुए थे, यानी नालों में बड़े बड़े एक तरह से खुले स्थान छोड़े गए थे थोड़ी थोड़ी दूर पर, जिन पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए थे, और जिससे क्या होता था कि कभी जब नालियां गंदी हो जाती थी तो उन पत्थरों को हटाकर, यानी मेन होल से एक तरह से उसको खाली कर दिया जाता था। मेन होल का मतलब है बड़े बड़े खाली स्थान वहां छोड़ दिए जाते थे जिनके ऊपर पत्थर रखे होते थे नालियों के ऊपर, और जब भी इनको साफ करना होता था तो उन मेन होल से ही नालियों को साफ कर दिया जाता था। नेक्स्ट है कि घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया गया था, क्योंकि काफ़ी प्लानिंग करके घरों को, नालियों को और सड़कों को बनाया गया है। तो ये अचानक से नहीं हुआ, बल्कि कई सारे लोगों की, है ना, योजना रही, मतलब एक काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से इन चीज़ों को किया गया है ना, काफ़ी प्लानिंग करके किया गया है। बाट जो है वो कैसे बनाए जाते थे? एक पत्थर था जिसका नाम है चर्ट, है ना। तो चर्ट नाम के पत्थर से बाट को बनाया जाता था, यानी कि बटखरे को बनाया जाता था। और इन बटखरों का काम क्या था, है ना, इनका काम था बहुमूल्य पत्थर को तौलना और धातुओं को तौलना, है ना। बाट से इनको तौलने का काम लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की आकर्षक वस्तुएं क्या थी? मन के, यानी मालाएं, बाट और फलक। फलक क्या होते थे? पत्थरों के जो एक तरह से जो काफी तेज, है ना, उनके टुकड़े होते थे जिनका औजार या दूसरे चीजों में प्रयोग किया जाता होगा, उनको हम फलक कहते हैं। नेक्स्ट है तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन मिले हैं, है ना। यानी कि ज्यादातर जो है तांबे और कांसे के औजार ही मिले हैं,
है ना, हथियार भी मिले हैं, गहने मिले और बर्तन मिले हैं। साथ ही सोने और चांदी की भी वस्तुएं मिले हैं, है ना, ऐसा नहीं कि सोना और चांदी नहीं देखा गया, सोने और चांदी की वस्तुएं मिली हैं। पर हड़प्पा सभ्यता में लोहे की वस्तुएं नहीं मिली हैं, क्योंकि ये जो है वो लगभग 2700-2800 ईसा पूर्व के पहले की घटना है, और जबकि हमारे यहाँ जो लोहे का प्रचलन है वो लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन सोने और चांदी की या तांबे और कांसे के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। कांसा जो है वो मेनली तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है ना। आपको पता होगा कि तांबा और टीन को मिलाने से क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है पत्थर, शंख और कार्नीलियन का भी प्रयोग होता था। पत्थरों का प्रयोग होता था, कार्नीलियन जो है एक तरह का पत्थर होता है, इनका भी प्रयोग जो है वो किया जाता था औजार, हथियार या दूसरी चीजों को बनाने में। नेक्स्ट है हमारा पत्थर की मोहरें कैसी होती थी, आयताकार, जिन पर जानवरों के चित्र बने होते थे, है ना। नेक्स्ट है पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पुजारी की मूर्ति कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है कपास की खेती के साक्ष्य जो सबसे पहले मिले थे, वो मिले थे 7000 साल पहले। कहां से, मेहरगढ़ से। ऐसे मेहरगढ़ के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कपास की खेती करते थे, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं ना, सिंडन सभ्यता, है ना, सिंडन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कपड़े के साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, यानी कपड़े के साक्ष्य जो है वहां से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में चांदी के एक फूलदान का ढक्कन मिला है ना, जो फूलदान है उसका एक ढक्कन है वो चांदी का है ना, और उसमें तांबे की वस्तुएं, है ना, भी मिली हैं। ठीक है, तो जो फूलदान का ढक्कन है, जो चांदी का ढक्कन है, उसके साथ कुछ कपड़े चिपके हुए हैं, और तांबे की वस्तुओं से भी, है ना, तांबे की जो वस्तुएं हैं उनके साथ भी कुछ कपड़े के चिथड़े यानी कि टुकड़े जो है वो चिपके हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कपड़े बुनना जानते थे, या उनके यहाँ कपड़े का प्रचलन था, है ना। हालांकि पुजारियों के मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि वे जो है कपड़े जो है और शॉल ओढ़ते थे या शॉल वगैरह की बुनाई करते थे, कपड़े की बुनाई करते थे। तो इससे ये पता चल जाता है कि वहां पर कपड़े के साक्ष्य थे, यानी कि उनको कपास के बारे में जानकारी थी, कपास उगाते भी थे, और इसी के लिए उनको सिंडन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट है पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियां। तकलियां क्या होती है, एक तरह से सूत काटने का काम लेने के लिए तकलियों का इस्तेमाल होते हैं ना। गांधी जी ने चरखा चलाकर सूत काटने का काम किया था, यानी धागे से सूत बनाने का काम, एक्चुअली में कपास से सूत बनाने का काम किया, और उस सूत से क्या किया जाता है, धागा बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियां ये बताती हैं कि वहां पर सूत कताई का काम होता था। नेक्स्ट है विशेषज्ञ, है ना। मैंने इस पॉइंट को भी उठा लिया कि विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है। तो किसी खास चीज को बनाने के लिए जो खास प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति होता है उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं, ना। किसी भी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेने वाला जो व्यक्ति होगा उसे हम क्या कहेंगे, विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है फेयांस क्या है, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि फेयांस एक्चुअली में होता क्या है। तो बालू या स्फटिक पत्थरों, है ना, बालू हो गया या फिर स्फटिक पत्थरों के जो चूर्ण होते थे उनको गोंद में मिला दिया जाता था, और गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर उन वस्तुओं के ऊपर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी, और इस परत का रंग प्रायः कैसा होता था, नीला होता था या हल्का सा समुद्री हरा होता था। इसी को हम क्या कहते थे, फेयांस कहते थे, है ना। नेक्स्ट क्या है, फेयांस से क्या बनाया जाता, तो फेयांस से मन के यानी कि मालाएं, चूड़ियां, बाला जो कि हाथ में पहनने के लिए होता था, महिलाएं पहनती थी, और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो भी चीजें हैं, या किसानों के द्वारा या पशुपालकों के द्वारा उत्पादन किया जाने वाला जो भी वस्तु होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कच्चा माल के नाम से जानते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क को हम कच्चा माल कह सकते हैं। अगला है हड़प्पा वासी जो है वो किन चीजों को कहां से खरीदते थे, वो भी हम देखते हैं। तो हड़प्पा वासी तांबे का आयात राजस्थान के खेतड़ी से करते थे, है ना, और ओमान से करते थे। ओमान एक देश है, पता ही है।
टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना जो है वो कर्नाटक के कोलार की खान से मंगवाया जाता था। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुका है केजीएफ, है ना, जिसका मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड्स, है ना, यानी कि केजीएफ जो मूवी है मेनली कोलार के खान से जो सोना निकाला जाता था उसी पे बेस्ड है ना। तो कोलार की खान से सोना मंगवाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे? गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे, मेनली गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट है पौधों के जो अवशेष हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं उससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, है ना, यानी इन सब फसलों के बारे में उनको पता था। नेक्स्ट है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, है ना, यानी उस टाइम तक हड़प्पा सभ्यता के काल में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग जो है वो होने लगा था। और इसका साक्ष्य कैसे मिलता है? क्योंकि उस टाइम के बहुत सारे हल के खिलौने मिले हुए हैं। ऐसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है पालतू पशुओं में कौन कौन से पशु थे? गाय, भेड़, भैंस, बकरियां, है ना, ये सब चीजें जो है वो पालतू पशुओं में थी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता था, है ना। हड़प्पा सभ्यता में ये सब जो है प्रमुख पालतू पशुएं थी। नेक्स्ट है धौलावीरा नगर कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे स्थित है। धौलावीरा नगर जो है वो कहाँ पर है? कच्छ के इलाके में। कच्छ का रण जो है गुजरात में है। गुजरात में कच्छ का रण है, एक समुद्री क्षेत्र है ना, समुद्र का एरिया है। तो वहां पर खदिर बेत, जगह का नाम क्या है? खदिर बेत, जो एक तरह का द्वीप है ना। ये क्या है? एक आइलैंड है, एक द्वीप है। खदिर बेत जो है वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है, और इसी द्वीप के किनारे धौलावीरा नगर स्थित है गुजरात में, है ना, कच्छ के रण में, है ना। ठीक है, तो कच्छ के रण में याद रखना है। धौलावीरा के बारे में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर है? कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे, है ना, एक आइलैंड के किनारे है और ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर जो है कितने भाग में बटे हुए थे? 2 भाग में, है ना, एक निचला नगर और एक दुर्ग नगर। लेकिन धौलावीरा जो है इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता का जिनको 3 भागों में बांटा गया था। तो वो नगर कौन सा था? धौलावीरा। नेक्स्ट है प्रत्येक भाग को, यानी धौलावीरा के प्रत्येक भाग को जो कि 3 भाग में बटे थे, चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवारों से घेर दिया गया था और इन दीवारों में से जाने के लिए, यानी अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। नेक्स्ट है धौलावीरा में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यानी धौलावीरा में एक बड़ा सा खुला मैदान था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, है ना, यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें अखाड़े वगैरह का आयोजन होता होगा। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि के जो बड़े बड़े अक्षर हैं उनको पहले तो पत्थरों पे उत्कीर्ण करवाया गया, यानी कि पत्थरों में एक तरह से लिखवाया गया और इन पत्थरों को लकड़ियों में जड़ दिया गया है ना, कहाँ पर? धौलावीरा में, है ना। बड़े बड़े पत्थरों पर अक्षरों को उत्कीर्ण करवा के लिखवा कर उन्हें लकड़ियों में जड़ दिया गया है ना, पत्थरों को लकड़ियों में जड़ दिया गया है। नेक्स्ट है गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली एक नदी है साबरमती, है ना। गुजरात की खंभात की खाड़ी में एक नदी है जिसका नाम है साबरमती और इसकी एक उपनदी है। उपनदी का मतलब सहायक नदी जैसा ही है। तो यहाँ पर एक उपनदी है साबरमती की जिसका नाम है भोगवा, और भोगवा नदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है लोथल। तो लोथल कहाँ पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे, है ना। यहाँ पर कच्चे माल के रूप में क्या क्या मिलते हैं, यानी कि कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे जो लोथल है वहां पर कच्चे माल के रूप में क्या क्या मिलते थे? कीमती पत्थर मिलते थे, शंख मिलता था और धातुओं से बनी चीजें मिल जाती थी। यानी जो भी धातुओं से बनी चीजें हैं वो वहां पर मिलती थी, है ना, उनका व्यापार होता था। नेक्स्ट है यहाँ पर एक भंडार गृह भी मिला था। कहाँ पर? लोथल में एक बड़ा सा भंडार गृह भी मिला है ना, एक भंडार गृह मिला है। और भंडार गृह से क्या मिली है? मोहरे मिली हैं। क्या मिली हैं? मोहरे मिली हैं। नेक्स्ट है लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। बंदरगाह पता ही है जहां पर पानी के जहाज जो है वो रुकते हैं, है ना, और सामानों को
उतारा जाता है या फिर चढ़ाया जाता है ना, वहाँ से जहाज जो है वो दूसरे जगहों के लिए रवाना हो जाते हैं या फिर वहाँ पर आकर रुकते हैं। तो लोथल एक बंदरगाह था जहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाले माल को चढ़ाया या उतारा जाता था। नेक्स्ट है, यहाँ के एक इमारत में मनके बनाने का काम भी होता था। कहाँ पर? लोथल के एक इमारत में मनके बनाने का काम होता था, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं, कैसे पता चलता है कि यहाँ मनके बनाए जाते होंगे, है ना, यानी कि मालाएं वगैरह बनाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पत्थर के टुकड़े मिले। अधबने यानी कि आधा अधूरा बना हुआ मनका मिला है, और क्या मिला है ना, आधा अधूरा मनका मिला है, और क्या मिला है, तो मनके बनाने वाले उपकरण मिले हैं और साथ में तैयार मनके भी मिले हैं। मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। नेक्स्ट है, मुहरों का प्रयोग कहाँ होता था? तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिनको संभवतः एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। मुहरों का प्रयोग कहाँ पर होता था? तो सामान्यतः उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए, उन पर चिन्ह लगाने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे। ठीक है, अब थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर, मुहाने यानी कि उनके जो मुंह होते थे, थैलों के जो मुंह होते थे जिनको बंद कर दिया जाता था, उनके मुहानों पर एक गीली मिट्टी यानी कि एक तरह से गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और उनके ऊपर इन मुहरों से मुहर लगा दी जाती थी, है ना। इस तरह से मुहर लगाने के प्रक्रिया को यानी मुहर की छाप को क्या कहते थे? मुहरबंदी कहते थे। ठीक है, अब अगर मुहर की छाप जो है वो सामान को पहुंचाने के बाद अगर मुहर यानी कि बीच में अगर मुहर की छाप कहीं टूट जाती थी तो इससे ये पता चलता था कि मुहर जो है टूटने की वजह से इस थैले को खोला गया, यानी कि सामान के साथ क्या हुई है? छेड़छाड़ हुई है ना। नेक्स्ट है हमारा, इस सभ्यता का विनाश कब हुआ? लगभग 3900 साल पहले, यानी अभी से 2000 साल पहले अगर हम जाएं तो ईसा मसीह के जन्म के समय पहुंच जाएंगे और उससे ठीक 1900 साल पहले यानी 1900 ईसा पूर्व के आसपास, है ना। कितने साल पहले? यानी कि ठीक अभी से 3900 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म से 1900 साल पहले यानी 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, जिनका कारण निम्नलिखित घटनाओं को माना जाता है ना। कौन कौन सी घटनाएं थी? सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की नदियां हैं वो सूख गई, पहला। दूसरा, जंगलों का विनाश हो गया, जिससे जो नगर बने थे, एक्चुअली में जंगलों का विनाश होने से क्या हुआ, है ना, कि जो ईंटों से नगर बनाए गए थे, जिस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया वो काफ़ी उत्तम क्वालिटी की ईंटें थी, है ना, काफ़ी अच्छी ईंटें थी, उनको पकाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो एक बार जब जंगलों का विनाश हुआ तो वहाँ से इन सारे ईंधनों की कमी हो गई, है ना, ईंटों को पकाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि नगरों का विनाश धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा कि मवेशियों के झुंड, ये पशु भी पालते थे, तो मवेशियों के झुंड के कारण क्या हुए? चारागाह खत्म हो गया, है ना, यानी कि जानवरों के चरने का स्थान खत्म हो गया और घास के मैदान समाप्त हो गए, इसलिए भी इस सभ्यता का पतन हुआ। और क्या कारण रहा होगा? बाढ़ आने की वजह से सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जब सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ी, है ना, सिंध और पंजाब की बस्तियां जब उजड़ने लगी तो उसके बाद यहाँ के कई लोग, है ना, सिंध और पंजाब के कई लोग पूर्व की तरफ और दक्षिण के इलाकों में जाकर बस गए, है ना। कहाँ पर बस गए? पूर्व की तरफ और दक्षिण के इलाकों में जाकर जो छोटी छोटी या नई बस्तियां हैं उनमें जाकर बस गए, जिसके वजह से भी इन क्षेत्रों में रहने वाले हड़प्पा वासी, है ना, जब यहाँ पर छोड़कर चले गए तो हड़प्पा का पतन धीरे धीरे इन क्षेत्रों में होने लग गया, यानी कि बस्तियां उजड़ गई और एक तरह से नगर जो है वो पतन की तरफ चले गए। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगर के विनाश के पश्चात जो अन्य नगरों का उदय हुआ यहाँ पर, है ना, हड़प्पा नगर के विनाश के पश्चात जो अन्य नगर इन क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि ये नगर जो है मेनली हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो सिंधु घाटी के आसपास थे, यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फैले थे। तो इन नगरों का जब पतन हो गया 1900 ईसा पूर्व के आसपास, तो हमारे देश के अंदर जो अगली बार जो नगरों का विकास हुआ वो लगभग 2500 साल पहले हुआ। कब हुआ? वर्तमान से 2500 साल पहले, है ना।
तो जब वर्तमान से 2500 साल पहले की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से कितने साल पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में फिर से नगरों का विकास हुआ जो कि गंगा घाटी के आसपास फैले हुए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।